वेलकम गाइड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी वस्तु बिक्री अधिनियम 1930। इसके बारे में हमने फ्रेंड्स बता किया कि वह किस प्रकार से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो सेल एंड गुड्स एक्ट है वह किस प्रकार से अलग होता है। सेल एंड गुड्स 1930 किस प्रकार से उभर कर आता है और उसमें कौन कौन से नियम जो बनाए गए हैं, किस प्रकार से नियम बनाए गए। सेल एग्रीमेंट क्या होता है उसके अंदर बताया गया। सेल एग्रीमेंट के कि इंडियन सेल एंड गुड्स के अंतर्गत सेल एग्रीमेंट बनता है। सेल एग्रीमेंट किस प्रकार से बनता है, किन किन के बीच बनता है, सेल एंड सेल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी जान लिया है। आगे हमने बात किया था कि जो केविट एम्पटार का जो सिद्धांत है सेल एंड गुड्स एक्ट के अंतर्गत दे रखा है। केविट एम्पटार का सिद्धांत यानी देखकर खरीदे या क्रेता सावधान रहे। यह एक्ट कहता है कि क्रेता जो माल खरीदता है उस माल के प्रति वह अगर माल खराब निकलता है तो उसके लिए वह सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, वह खुद जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसने माल खुद ने देखकर खरीदा है। अगर माल को अगर सेलर खुद देखकर बेचता है तो ऐसी स्थिति में आप विक्रेता को ठहरा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ अपवाद देखने होंगे। मतलब जो यह एक्ट है, जो केविट एम्पटार का सिद्धांत है, यह जो सेलर को स्वीकृति प्रदान करता है, लेकिन इसके अपवाद जो वायर है उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इस एक्ट को अगर आपने देखा नहीं है, जो इस सिद्धांत को नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं। इसके बारे में हमारा आज का जो टॉपिक है वह है अनपेड सेलर, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अदत्त विक्रेता, न चुकाया हुआ विक्रेता या फिर अवैतनिक विक्रेता, इसके नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अनपेड सेलर का मतलब होता है वह सेलर जो अनपेड रह गया है, अर्थात जिसको पेमेंट का भुगतान नहीं किया है। वस्तु बेच चुका है लेकिन वस्तु के बदले उसको वस्तु के मूल्य प्राप्ति नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वह कहलाएगा अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर देखिए, सेल एंड गुड्स एक्ट जो है उसका सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अंदर जो कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ स्थितियां बताई गई है, जिन स्थितियों में एक सेलर है वह अनपेड सेलर माना जा सकता है। कौन कौन सी स्थिति है? जब एक क्रेता ने विक्रेता को खरीदी गई वस्तु का पूर्ण भुगतान नहीं किया है या थोड़ा बहुत भी भुगतान बाकी रह गया है, तो ऐसी स्थिति में जो सेलर होगा वह अनपेड सेलर कहलाएगा। मतलब एक सेलर, मान लीजिए राम ने श्याम को माल बेचा। अब श्याम को माल बेचा 10,000 रुपये का, लेकिन श्याम ने 9,990 रुपये दे दिए। तो ऐसी स्थिति में अभी 10 रुपये बाकी है और 10 रुपये बाकी रहने की दशा में जो बस सेलर है वह अनपेड सेलर कहलाएगा और अनपेड सेलर के खिलाफ, अनपेड सेलर के रूप में वह कार्रवाई कर सकता है। किसके खिलाफ? श्याम के खिलाफ। लेकिन श्याम ने अगर पेमेंट करते टाइम एक वर्ड का उपयोग कर लिया। कौन सा वर्ड? फाइनल सेटलमेंट। मतलब 9,990 रुपये दिए 10,000 की वस्तु के, मतलब 10 रुपये बाकी थे और देते समय कह दिया ये फाइनल सेटलमेंट है, इसके आगे मैं नहीं दूंगा। तो अब ऐसी स्थिति में वह अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा। जो सेलर होगा, क्योंकि उसने फाइनल सेटलमेंट कर दिया था, उसके बाद वह अनपेड सेलर नहीं बनेगा। आगे जो स्थिति बताई गई है जिसमें अनपेड सेलर माना जा सकता है, कौन सी है? एक विक्रेता जब भी अनपेड सेलर माना जाएगा जब उसने माल क्रेता को दिया और कहा कि 1 महीने में पेमेंट कर देना। अब क्रेता 1 महीने में पेमेंट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह अनपेड सेलर कहलाएगा। मतलब राम ने श्याम को माल बेचा और श्याम को माल तो दे दिया, साथ ही साथ उसने कहा कि आप इस वस्तु का भुगतान 1 महीने में कर देना। लेकिन श्याम 1 महीने में पेमेंट का भुगतान नहीं करता है या फिर 1 महीने से डिले हो जाता है 1 भी दिन, तो ऐसी स्थिति में वह अनपेड सेलर की कार्रवाई कर सकता है 1 भी दिन डिले होने की स्थिति में। लेकिन वह 1 महीने पूर्ण होने से पहले अनपेड सेलर की कार्रवाई नहीं कर सकता है। कौन? जो सेलर है, मतलब जो राम है वह श्याम के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता 1 महीने से पहले। लेकिन 1 महीने बाद वह 1 भी दिन लेट हो गया पैसे देने से, तो वह अनपेड सेलर की कार्रवाई कर सकता है। एक अनपेड सेलर कब माना जाएगा? एक कंडीशन ये रखिए फ्रेंड्स, जब सेलर को वायर ने क्या दिया? वस्तु के बदले चेक दिया था।
भुगतान किस रूप में किया, चेक के रूप में, लेकिन चेक बाउंस निकल जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अनपेड सेलर की कार्रवाई कर सकता है किसके ऊपर, वायर के ऊपर। आगे आता है जब विक्रेता ने माल उधार दिया ही नहीं, मतलब जो विक्रेता है, जो सेलर, उसने माल उधार दिया ही नहीं, अर्थात विक्रेता ने क्रेता को माल तो दे दिया परंतु क्रेता ने माल लेने के बाद भुगतान नहीं किया, और वह ऐसी स्थिति में अनपेड सेलर बन जाएगा। जो सेलर है वह अनपेड बन जाएगा। मतलब राम ने श्याम को माल बेचा, ना कोई एग्रीमेंट, ना कोई उधार, वैसे ही जैसे हम जाते हैं शॉप पे माल लेने, इस प्रकार से माल बेचा। तो इस प्रकार का जो व्यवहारिक रूल है वो तो ये कहता है कि भाई माल ले पैसा दे, लेकिन ऐसी स्थिति में किस राम ने श्याम को माल दे दिया लेकिन श्याम ने कहा कि मैं पेमेंट का भुगतान नहीं कर रहा, या फिर ऐसा कह दिया 1 महीने बाद कह दिया 1 महीने बाद दूंगा, लेकिन माल लेने के बाद बोल रहा है, लेकिन उसके पहले नहीं बोला। और ऐसी स्थिति में वो कहता है एग्रीमेंट तैयार करवा ले, लेकिन एग्रीमेंट भी तैयार नहीं करवाता है। तो ऐसी स्थिति में वह सेलर क्या होगा, एक अनपेड सेलर होगा। मतलब जो बेचने वाला है, मतलब राम है जो वो अनपेड है, और अनपेड होने की दशा में वह अनपेड सेलर की कार्रवाई राम के ऊपर कर सकते व श्याम के ऊपर कर सकते हैं कि इसने मेरी वस्तु का अभी तक भुगतान नहीं किया है। आगे यदि क्रेता को एक खरीदार ने माल का भुगतान तो कर दिया परंतु अन्य खर्चा का भुगतान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में वह अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा। उदाहरण दे रखा है, विक्रेता ने 5,000 रुपये का माल बेचा किसी व्यक्ति को, मतलब राम ने श्याम को 5,000 रुपये का माल बेचा, लेकिन 5,000 का माल के ऊपर 500 रुपये का भाड़ा देकर श्याम को राम ने माल की डिलीवरी करवाई। श्याम ने क्या किया, 5,000 रुपये मतलब वस्तु के मूल्य का तो भुगतान कर दिया लेकिन भाड़े का भुगतान नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में सेलर अनपेड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यह भाड़े वाले और श्याम के बीच का अनुबंध रह जाएगा, ना कि सेलर और जो राम है उसके, सेलर और वायर के बीच का, क्योंकि सेलर को तो पूर्ण भुगतान 5,000 रुपये मिल चुका है। आगे रहते हैं, जो ये इस प्रकार से अनपेड सेलर माना जाएगा। जो ये स्थिति है, इन चारों स्थिति में सेलर जो होगा वह अनपेड सेलर में कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स, जो अनपेड सेलर है उसको कुछ अधिकार तो प्राप्त होने चाहिए। अब अनपेड रह गया, उसका तो पैसा ही बाकी है, उसका तो पैसा लटका हुआ है, अब उसको कुछ अधिकार प्राप्त हैं। कौन, इंडियन सेल एंड गुड्स देते हैं कुछ अधिकार, जिसमें 2 प्रकार का अधिकार देता है इंडियन सेल एंड गुड्स एक्ट। कौन कौन से प्रकार के, एक तो देता माल यानी गुड्स के प्रति राइट्स देता है, गुड्स के प्रति अधिकार देता है। दूसरा होता है जो वायर है उसके प्रति अधिकार देता है, खरीदार के प्रति। तो हम एक एक को जानेंगे। जैसे माल के प्रति अधिकार, राइट टू अगेंस्ट ऑफ गुड, इसके प्रति कौन कौन से अधिकार है। पहला अधिकार है पुनः ग्रहण अधिकार। यदि विक्रेता या जो अनपेड सेलर, जो विक्रेता है, जो सेलर है वह अनपेड रह गया है और माल अभी क्रेता के पास मौजूद है, मतलब क्रेता ने माल ले गया उसके बाद भी माल अभी उसके पास मौजूद है, उसने माल का यूज नहीं किया, या फिर माल का यूज तो कर रहा है लेकिन अभी भी वह माल मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में वह जो सेलर होगा वह अनपेड सेलर के रूप में उसे अधिकार प्राप्त है कि वह माल को जब्त कर सकता है या फिर पुनः अधिग्रहण कर सकता है उस माल के ऊपर। जैसे राम ने श्याम को 4 व्हीलर बेचा था लेकिन 4 व्हीलर का भुगतान अभी बाकी है अनपेड सेलर के रूप में, और वह 4 व्हीलर के अनपेड सेलर की कार्रवाई करता है। अनपेड सेलर की कार्रवाई में वह क्या करता है कि माल को पुनः वापस ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उसकी पेमेंट अभी बाकी है। जब वह पेमेंट का भुगतान कर देगा तो ऐसी स्थिति में वह कार को वापस पा सकता है, लेकिन उससे पहले पुनर्अधिकार राम को प्राप्त हो जाता है। आगे आता परागमन। परागमन यानी रोकने का या स्टॉपिंग करने का अधिकार प्राप्त होता है किसको, वायर को, जो माल का विक्रेता है उसको। अगर माल विक्रेता से निकल गया है, मतलब राम के पास से माल निकल गया लेकिन क्रेता के पास पहुंचा ही नहीं है, मतलब श्याम के पास अभी नहीं पहुंचा है माल, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, पता लगा कि मैंने श्याम को माल बेचा लेकिन श्याम पेमेंट का भुगतान कर ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह राम के ऊपर कार्यवाही कर सकता है। वह राम क्या करेगा, उस श्याम के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं मिल रहा, तो वो माल को बीच में रोक तो सकता है ना,
तो बीच में रोकने के लिए वह क्या करेगा, कॉल करेगा और माल को वहीं का वहीं रुकवा देगा। मतलब उसे स्टॉपिंग करने का अधिकार है किसको, जो सेलर है उसको, अनपेड सेलर की स्थिति में। आगे आता है रीसेल। रीसेल जो होगा फ्रेंड्स, उसमें क्या करेगा, जो वायर है उस माल को वापस ले तो लिया, अब उसे थर्ड पर्सन को वापस बेच सकता है। इस प्रकार से जो उसको माल के प्रति राइट मिलते हैं, किसको, वायर को, वो जो सेलर है उसको राइट मिलता है एक अनपेड सेलर को माल के गुड्स के प्रति। आगे पर जो अधिकार मिलता है वह मिलता है अनपेड सेलर को किसके प्रति, क्रेता के प्रति, मतलब वायर के प्रति। अनपेड सेलर को वायर के अगेंस्ट कुछ जो अधिकार है, राइट्स है, वह प्राप्त है। कौन कौन से राइट्स से हम बात करते हैं एक एक की। पहला है कीमत के लिए मुकदमा। जो अनपेड रह गया सेलर, जो विक्रेता है, उसे वस्तु की कीमत का नहीं मिला है, कीमत नहीं मिली है, तो वह कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है। कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। इसमें कीमत के लिए किस प्रकार से कर सकता है, एक तो वह जो व्यवहारिक बिक्री की जा रही है तो उसकी स्थिति में किस प्रकार से कर सकता है। अगर कभी मान लीजिए खरीदार ने सामान ले लिया और गलत तरीके से माल की अपेक्षा करता है, गलत तरीके से ले लिया और लेकर चला गया, वस्तु के मूल्य का भुगतान नहीं किया, वो नहीं करेगा आगे, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता के अनुसार भुगतान जो विक्रेता है के अनुसार भुगतान करने से मना करता है। जो विक्रेता ने बोला कि आपको 100 रुपये देने हैं लेकिन 100 रुपये नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा, वह अनपेड सेलर की कार्रवाई कर सकता है किसके ऊपर, बायर के ऊपर। आगे होता है अगर सेल मना है, एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एग्रीमेंट टू सेल की स्थिति में क्या करेगा, जो अनपेड सेलर है वह क्या करेगा, उसके दिन, मतलब जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के दिन तक वह उसकी वो पेमेंट की मांग कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट का टाइम खत्म होने के बाद भी अगर एक भी दिन डिले हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अनपेड सेलर को यह अधिकार प्राप्त है कि बायर के प्रति कि वह बायर पे उस कीमत, उस वस्तु की कीमत मांगने के लिए वह कोर्ट में जा सकता है। आगे होता है न स्वीकार करने से होने वाली हानि के लिए मुकदमा। यदि क्रेता ने माल खरीदा, विक्रेता ने माल भेज दिया, अब क्रेता उसे लेने से मना कर रहा है, मतलब पहले तो बायर ने माल मंगाया और सेलर ने माल को भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बायर उस माल को लेने से मना कर रहा है, मतलब गलत तरीके से माल मंगवा लिया उसने, लेकिन माल को ले ही नहीं रहा है, या फिर भुगतान करने में नज़रअंदाज कर रहा है, मतलब माल को ले लिया लेकिन बाद में कहता है मैंने मंगवाया नहीं था और भुगतान नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, वह जो सेलर है वह क्या करेगा, सेलर है जो माल की अस्वीकार करने की वजह से जो सेलर को हुई हानि, जो सेलर को हानि हुई है, मतलब उसने माल भेजा है, उसका भाड़ा लग गया, उसका माल ले जाते टाइम टूट गया, या फिर माल है वह खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह माल का वो संपूर्ण भुगतान के लिए वह मुकदमा कर सकता है। किसके लिए, किसके ऊपर, वायर के ऊपर। आगे बात आता है निर्धारित तिथि से पूर्व अनुबंध को अस्वीकार करना। अगर कोई बायर है, उसने माल खरीदा है और निर्धारित तिथि बनी थी भाई 1 महीने के बाद आप भुगतान कर दीजिएगा, लेकिन वह 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं करता या फिर 1 महीने बाद भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि से पूर्व उसको पता चलता है कि वह क्या करता है, अनुबंध को अस्वीकार करता है, भाई तेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि क्रेता वस्तु दिए जाने की तिथि से पूर्व अनुबंध को अस्वीकार करता है, तो विक्रेता उल्लंघन की वजह से होने वाली हानि के लिए मुकदमा कर सकता है। कहाँ पर, कोर्ट में, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में वह जो अनपेड सेलर के रूप में अनपेड सेलर बनकर कोर्ट में कार्रवाई कर सकता है। लास्ट है जो अनपेड सेलर को जो वायर के अगेंस्ट जो अधिकार है, उसके राइट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। आगे कार्य है ब्याज के लिए मुकदमा। जो अनपेड सेलर है वह ब्याज के लिए मुकदमा कर सकता है, किसके ऊपर, जो वायर है उसके ऊपर।
किस आगे, लेकिन इस जो सेल एंड गुड्स एक्ट है इसमें कहीं पे भी ब्याज के बारे में, जो कभी भी कहीं पे भी अनुबंध के लिए ब्याज मांगने के बारे में नहीं लिखा गया है। सेल एंड गुड्स एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार की बात नहीं की है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह एक तरीका का जो सेल एंड गुड्स एक्ट के अंतर्गत नहीं की गई है, लेकिन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर भी नॉर्मल रूप में बताया गया। और व्यवहारिक रूप में यह प्रथा भी है कि जो वह ब्याज के लिए मुकदमा कर सकता है। और क्योंकि ब्याज की दर के बारे में भी जो सेल एंड गुड्स एक्ट है 1930, इसके बारे में भी ब्याज की दर के बारे में बताया नहीं गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह ब्याज के लिए मुकदमा कर सकता है वायर के ऊपर। और यहाँ पर ब्याज की दर या तो एग्रीमेंट टू सेल है उसके अंदर लिखी हुई होगी, या फिर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर नहीं लिखी गई है तो कोर्ट उस ब्याज की दर को तय करता है कि इस दर से आपको वस्तु की मूल्य के साथ साथ उस मूल्य पर ब्याज भी देना होगा। इस प्रकार से जो अनपेड सेलर होता है उसका गुड्स के अगेंस्ट और वायर के अगेंस्ट कुछ अधिकार प्राप्त है। और अनपेड सेलर है वह किस प्रकार, कौन सी स्थिति में एक सेलर वह अनपेड रहेगा, इस प्रकार से आपको संपूर्ण पता चल गया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।